दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है संजीव दत्त जी की बुक मेरा हिंदुस्तान, जो कि हिंदी ट्रांसलेशन है जिम कॉर्बेट जी की बुक माई इंडिया का। हमारी अगली कहानी है वफादारी। 30 मील प्रति घंटे की अपनी पूरी रफ्तार पर डाक गाड़ी मेरे जाने पहचाने इलाके से गुजर रही थी। मील दर मील सवेरे के सूरज की रोशनी में चमकते खेत थे, जिनमें लोग सुनहरी गेहूं काट रहे थे। अप्रैल का महीना था और डाक गाड़ी गंगा की घाटी वाले इलाके से गुजर रही थी, हिंदुस्तान के सबसे उपजाऊ इलाके से। अकाल तो हिंदुस्तान में पड़ते ही रहते हैं, लेकिन पिछले बरस का अकाल सबसे बुरे अकालों में से एक था। मैंने खुद पूरे के पूरे गांव के लोगों को पेड़ की छाल पर गुजारा करते देखा था। पेड़ की छाल के अलावा धूप से तप रहे मैदानों में झाड़ू लगाकर बमुश्किल इकट्ठे किए गए घास के बारीक बीज और बंजर जमीन में पैदा होने वाले कंदमूल, ये भी थे लोगों की जिंदगी का सहारा। ईश्वर की दया से इस बरस मावठा यानी कि सर्दी में जो बरसात होती है, अच्छा गिरा था और धरती फिर उपजाऊ हो गई थी। और साल भर से भुखमरी झेल रहे लोग अब आतुरता से बढ़िया और शानदार फसल काट रहे थे। हालांकि अभी सुबह हुई ही थी, लेकिन सब लोग तेजी से काम में जुटे हुए थे। हर आदमी और औरत को अपने हिस्से का काम मालूम था। कटाई का काम औरतें कर रही थी। ज्यादातर मजदूर बेजमीन लोग थे, जो फसल के पकने के साथ साथ एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते रहते हैं। सवेरे शुरू होकर रात को अंधेरे की वजह से ही बंद होने वाली उनकी कड़ी मशक्कत के बदले उन्हें दिन भर में अपने हाथों काटे अनाज का कभी 12वां तो कभी 16वां हिस्सा मिलता था। बीच में कोई झाड़ झंकाड़ नहीं थे, इसलिए मैं दूर तक साफ देख पा रहा था। रेल के डिब्बे में बैठा लगातार बाहर झांक रहा था, लेकिन मुझे कोई भी मशीनी चीज इस्तेमाल होते नहीं दिखी। जुताई बैलों से की गई थी और अब कटाई हंसियों से की जा रही थी। गेहूं के पूले भी गेहूं के डंठलों को मरोड़कर बनाई गई रस्सी से बांधे जा रहे थे। लकड़ी के पहियों वाली बैलगाड़ियों में लादकर इन गड्डियों को खलिहानों में पहुंचाया जा रहा था। खलिहान गोबर से लिपा हुआ था और बैलों के खुरों से दबकर गेहूं के दाने निकल रहे थे। खलिहान में काम करने वाले ये बैल लंबी रस्सी के जरिए मजबूती से जमीन में गड़े खंबे से बंधे थे। जैसे ही गड्डियों के खलिहान में पहुंचने से खेत खाली होता, बच्चे अपने मवेशी ठूंठ चरने हाँक देते। इन्हीं मवेशियों के बीच बूढ़ी और कमजोर औरतें जमीन में कटाई के वक्त झरने वाले गेहूं के दानों को एक एक करके बीन रही थी। जितना गेहूं ये गरीब औरतें बीन पाती थी, उसका आधा तो खेत का मालिक रख लेता था और बाकी आधा बीनने वाली को मिलता था। यदि खेत में धूप से दरारें ना पड़ी हो तो एक बीनने वाली के हिस्से में शाम तक बामुश्किल आधा या एक सेर गेहूं ही आ पाता था। मेरी ये यात्रा 36 घंटे की थी। मेरे आराम का पूरा इंतजाम था। डाक गाड़ी का ये पूरा डिब्बा मेरे नाम था। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए गाड़ी रुकती भी थी। पूरे रास्ते का हर मील खूबसूरती से भरा हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद मैं खुश नहीं होता था, क्योंकि मेरे सीट के नीचे रखे लोहे के ट्रंक के भीतर एक थैली में 200 रुपए मौजूद थे, जो कि मेरे नहीं थे। 18 महीने पहले मैंने बतौर फ्यूल इंस्पेक्टर रेलवे कंपनी की नौकरी शुरू की थी। इसी रेलवे कंपनी की डाक गाड़ी में बैठा मैं अपनी यात्रा कर रहा था। मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके सीधे ही ये नौकरी कर ली थी और मैं जंगल में रहते हुए 5 लाख घनफुट इमारती लकड़ी कटवा रहा था, जिसका इस्तेमाल रेल के इंजन में ईंधन के तौर पर होता था। पेड़ काटने के बाद उन्हें एक खास ढंग से चीरा जाता था और चीरने के बाद लकड़ी के हर टुकड़े की लंबाई 36 इंच होती थी, न कम न ज्यादा। इस ईंधन को बैलगाड़ियों में लादकर 10 मील दूर रेलवे लाइन तक पहुंचाया जाता था, जहां ढेरिया बनाकर ईंधन की नापजोख होती थी और फिर जरूरत के मुताबिक इसे अलग अलग रेलवे स्टेशनों को ईंधन ढोने वाली रेलगाड़ियों से भेजा जाता था। 18 महीने जंगल में अकेले रहना खासा मुश्किल काम था, लेकिन मेरी तंदुरुस्ती कायम रही और मैंने काम का पूरा लुत्फ उठाया। जंगल में शिकार की कमी नहीं थी। चीतलों, चौसिंगों, सुअरों और मोरों की भरमार थी। जंगल के किनारे बहने वाली नदी में कई तरह की मछलियां थी और कभी कभी घड़ियाल और अजगर भी दिखते थे। अपने काम की वजह से दिन में तो मैं शिकार के लिए वक्त नहीं निकाल पाता था, और अपने खाने के लिए जो भी शिकार या मछली मारी मैं कर पाता था, उसके लिए रात का वक्त ही मुफीद पड़ता था।
चांदनी में शिकार करना दिन में शिकार करने से बहुत अलग है। हालांकि दिन के मुकाबले रात में किसी हिरण या सुअर का पैदल पीछा करना कहीं आसान होता है, लेकिन रात के वक्त बारीकी से एकदम सही निशाना आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि किसी तरीके से चांद की चमक को आप अपनी बंदूक की मक्खी पर ना ला सके। रात में मोरों का शिकार तभी हो सकता था जब वो किसी पेड़ पर बैठे सो रहे हों। मुझे कहने में शर्म महसूस हो रही है कि मैं कभी कभी इस ढंग की कसाईगिरी कर लेता था, या 1.5 साल के उस वक्फे के दौरान जो भी मांस मुझे खाने को मिला वो मुझे चांदनी रातों में किए गए शिकार से ही हासिल होता था। इस तरह 1 महीने में 15 दिन तो मुझे मजबूरन शाकाहारी बनना पड़ता था। अंधेरे पखवाड़े के दौरान पेड़ों की कटाई से जंगल में रहने वालों यानी जानवरों की रोजमर्रा की जिंदगी में अफरा तफरी मच जाती थी। भटके हुए या अनाथ बने जानवरों की देखभाल अक्सर मेरे जिम्मे आ जाती थी। मेरा छोटा सा टेंट अक्सर इन अनाथों से भरा रहता था और मुझे उन्हीं के साथ रहना होता था। एक बार तो बटेर के 2 बच्चे, एक काला और एक भूरा, मोर के 4 बच्चे, 2 नन्हे चौसिंगे जो बामुश्किल अपने पैरों पर खड़े हो पाते थे, जंगली खरगोश के 2 बच्चों और रेक्स नाम के मेरे अजगर ने मेरे टेंट का ज्यादातर हिस्सा हथिया रखा था। उस रात मैं देर से लौटा था और नन्हे हिरणों को दूध पिला रहा था कि लालटेन की रोशनी में टेंट के कोने में मुझे कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। मैंने नजदीक जाकर देखा तो पाया कि रेक्स साहब नन्हे हिरन के लिए बनाए गए फूस के बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। मैंने जल्दी से अपने नन्हे साथियों की गिनती की और जब मैंने पाया कि एक भी कम नहीं है तो मैंने रेक्स को उसी कोने में आराम करने के लिए छोड़ दिया जो उसने अपने लिए आज चुना था। अगले 2 महीने तक रेक्स रोजाना बाहर जाकर धूप सेकता था और शाम होने पर टेंट में अपने पसंदीदा कोने में आकर पसर जाता था। 2 महीने के इस पूरे अरसे में रेक्स ने टेंट में रह रहे अपने नन्हे साथियों में से किसी को भी खरोच तक नहीं पहुंचाई थी। टेंट में पल बढ़ रहे सभी अनाज जैसे ही खुद अपनी देखभाल करने लायक होते थे, मैं उन्हें वापस जंगल में छोड़ देता था। लेकिन खूबसूरत आंखों और 4 सींगों वाली एक नन्ही हिरनी ने मुझे छोड़कर जंगल जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं जहां भी जाता था वो नन्ही हिरनी मेरे पीछे पीछे चली आती थी और एक बार इसी चक्कर में उसकी जान जाते जाते बची। वो मेरे हाथों पली थी, इसलिए उसे इंसानों से डर नहीं लगता था। एक दिन रेलवे लाइन के नजदीक में मैं ईंधन की लदाई का काम देख रहा था और नन्ही हिरनी मेरे साथ मौजूद थी। इतने में ही कुछ दूर खड़े एक आदमी की तरफ वो खेल खेल में बढ़ी, लेकिन उस आदमी ने इसे जंगली हिरन समझकर मारने की कोशिश की। शाम को जब मैं अपने टेंट पर लौटा तो मैंने उसे अपने बिस्तर पर पाया। मैंने उसे गोदी लिया तो देखा कि उसके दोनों अगले पैर टूटे हुए हैं और टूटी हड्डियों के सिरे खाल से बाहर निकल आए हैं। मैं उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही हिम्मत जुटा रहा था वो करने के लिए जो ऐसे मामले में किया जाना चाहिए था, यानी कि बंदूक की एक गोली से उसे सब तकलीफों से निजात दिला दूं। इतने में मेरा एक नौकर भीतर आया। उसके साथ वो नालायक आदमी भी था जिसने इस छौने की जान लेने की कोशिश की थी। वो अपनी गलती मान रहा था। किस्सा ये था कि आदमी अपने खेत पर काम कर रहा था कि मेरी छौनी उसके पास पहुंच गई। ये सोचकर कि यह हिरन नजदीकी जंगल से भटककर यहाँ आ पहुंचा है, इस आदमी ने उसे एक लकड़ी खींचकर दे मारी और उसका पीछा किया। अपने टूटे पैरों से भागती छौनी जब मेरे टेंट में आ घुसी तब इस आदमी को एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला है। मेरे नौकर ने इस आदमी को सलाह दी थी कि वो मेरे लौटने के पहले ही वहां से रफू चक्कर हो जाए, लेकिन ये आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा और मेरे इंतजार में खड़ा रहा। मुझे सब बताने के बाद उसने मुझसे कहा कि वो सवेरे अपने गांव से हड्डी बिठाने वाले उस्ताद को लेकर आएगा। छौनी के लिए एक नर्म बिस्तर बनाने और थोड़ी थोड़ी देर में उसे दूध पिलाने से ज्यादा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। सवेरा हुआ और वो आदमी हड्डी वाले उस्ताद के साथ लौटा। हिंदुस्तान में किसी के हुलिये से उसकी हैसियत आंकना अक्लमंदी की निशानी नहीं होती। इस कमजोर से बूढ़े आदमी के जिस्म से और चीथड़े समान उसके कपड़ों से गरीबी झांक रही थी, लेकिन ये अलग बात थी कि वो अपने ढंग का कारसाज था और कम बोलने में यकीन करता था। उसने मुझे घायल छौनी को ऊपर उठाने को कहा और कुछ मिनट तक चुपचाप उसे देखते रहा। वो फिर मुड़ा और मेरे टेंट के बाहर चला गया। जाते जाते उसने थोड़ी सी गर्दन घुमाकर कहा कि वो 2 घंटे में लौटेगा। पिछले कई महीनों से मैं कमर तोड़ मेहनत कर रहा था और हफ्तों तक बगैर आराम किए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। मैंने सोचा कि आज सुबह की छुट्टी मना लेने में कोई हर्ज नहीं है। बूढ़े उस्ताद के लौटने के पहले मैं जंगल से लकड़ियां काट लाया, जिन्हें एक कोने में गाड़कर छौनी के लिए एक कोने में छोटा सा पालना बना दिया। जब बूढ़ा लौट कर आया तो अपने साथ कई चीजें लाया। छाल उतरे हुए जूट के कुछ तने,
हरे रंग की लेई जैसी कोई चीज, अरंडी के छोटे पौधों की पत्तियां जो रकाबियों जितनी बड़ी थी, और जूट की सुतली का एक गोला। अपने बिस्तर की पाट पर मैं बैठ गया और छोनी को मैंने अपने घुटनों पर इस तरह से ले लिया कि अब छोनी के पिछले पैर जमीन पर टिके थे और उसका बाकी शरीर मेरे घुटने के सहारे था। हड्डी बिठाने वाला उस्ताद छौनी के सामने फर्श पर बैठ गया और अपना सामान उसने अपने इर्द गिर्द अपनी पहुंच के भीतर फैला लिया। छौनी के अगले पैरों की हड्डियां उसके घुटनों और उसके नन्हे नन्हे खुरों के बीचों बीच से टूटी हुई थी। उसके पैरों का लटकता हुआ हिस्सा कई बल खा चुका था। बूढ़े उस्ताद ने बड़ी नजाकत से बलों को वापस घुमाकर सीधा किया और खुर से घुटने तक हरे लेप की मोटी परत चढ़ा दी। लेप अपनी जगह से हिले नहीं, इसके लिए लेप के ऊपर उसने अरंडी की पत्तियों की पट्टी चिपकाकर उसे जूट की सुतली से बांध दिया। अगली सुबह उस्ताद जब वापस लौटा तो उसके हाथ में जूट की टहनियों से बनी खपच्चियों का एक बंडल था। पाँव में खपच्चियां बंधने के बाद छौनी घुटने मोड़ने और खपच्चियों के 1 इंच बाहर निकले अपने नन्हे खुर जमीन पर जमाने के काबिल हो गई थी। हड्डी बिठाने वाले उस्ताद की फीस थी 1 रुपया और सामान के 2 आने अलग, जिसमें हरे लेप में डलने वाला मसाला और बाजार से खरीदी गई सुतली की कीमत शामिल थी। जब तक छौनी की खपच्चियां उतर नहीं गई और वो वापस उछल कूद करने लायक नहीं हो गई, तब तक उस्ताद ने ना तो अपनी फीस ली, ना ही वो छोटा सा तोहफा जो मैं बहुत शुक्रगुजारी के साथ उसे देना चाहता था। पिछले 1.5 बरस से हर एक दिन जो काम मैं खुशी से कर रहा था, अब वो काम पूरा हो गया था। मैं रेलवे कंपनी के हेड ऑफिस से अपने हाथों खर्च किए पैसे का हिसाब देने जा रहा था और साथ ही शायद दूसरी नौकरी ढूंढने। रेलवे इंजनों को अब कोयले से चलने वाला बना दिया गया था और अब उनके लिए लकड़ी के ईंधन की जरूरत नहीं बची थी। मेरा हिसाब किताब एकदम चाक चौबंद था और मुझे इस बात का एहसास था कि मैंने रेलवे की नौकरी अच्छे ढंग से की है। जो काम 2 बरस में पूरा होना था वो मैंने 18 महीने में ही कर दिखाया था, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी और बेचैनी की वजह थी लोहे के संदूक में थैली में बंद रकम। मैं सवेरे 9 बजे समस्तीपुर पहुंचा और वेटिंग रूम में अपना सामान जमा कराने के बाद अपना हिसाब किताब और 200 रुपए वाली थैली लिए चल पड़ा। मैं जा रहा था अपने महकमे के सबसे आला अफसर के दफ्तर की तरफ। दरवाजे पर ही मुझे भारी भरकम दरबान ने रोका और कहा कि मालिक अभी मसरूफ हैं, इंतजार करो। बाहर खुले बरामदे में गर्मी थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। रेलवे के एक तजुर्बेकार मुलाजिम जिसने हिसाब बनाने में मेरी मदद की थी, मुझसे कहा था कि आमदनी पूरी तरह खर्च होने का हिसाब तैयार करने के बाद अगर मैं 200 रुपये बचने की बात कबूल करूंगा तो भारी मुसीबत में फंस जाऊंगा। लेकिन मेरा इरादा बदला नहीं था। आखिरकार दरवाजा खुला और परेशान सा दिखने वाला एक आदमी बाहर निकला और इसके पहले कि दरबान दरवाजा बंद कर पाता, भीतर से राइल्स साहब की आवाज गूंजी, अंदर आ जाओ। राइल्स बंगाल और उत्तरी पश्चिमी रेलवे में इंजनों के महकमे के आला अफसर थे। उनका वजन 16 स्टोन यानी कि 100 किलो से ऊपर था और आवाज ऐसी गरजदार जिसे सुनकर उनके माथे हाथ कांप जाया करते थे। लेकिन उनका दिल सोने का था। मुझे बैठने का इशारा करते हुए उन्होंने मेरा बही खाता अपनी तरफ खींच लिया और एक बाबू को बुलवा भेजा। उन्होंने बड़ी बारीकी से मेरे आंकड़ों का मिलान उन स्टेशनों से मेरे आंकड़ों से किया जहां ईंधन भेजा गया था। फिर उन्होंने कहा, अफसोस की बात है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, और उन्होंने यह भी बताया कि मेरी नौकरी खत्म होने के कागजात आज ही मुझे भेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुलाकात खत्म होने का इशारा भी मुझे कर दिया। मैंने फर्श पर पड़ा अपना हैट उठाया और जैसे ही मैं बाहर निकलने को हुआ, राइल्स ने मुझे वापस बुलाया और पैसों की थैली की तरफ इशारा किया जो मैंने उनकी मेज पर ही रख दी थी। ये मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने सोच लिया था कि 200 रुपए की रकम यूं ही छोड़कर मैं निकल जाऊंगा। बहरहाल ये बेवकूफ़ी तो मैं कर ही चुका था। मैं वापस उनकी मेज पर पहुंचा और राइल्स को बताया कि ये पैसा रेलवे का है और मुझे पता नहीं कि अपने हिसाब में इसे किस मद में डालूं, इसलिए मैं उसे आपके पास छोड़कर जा रहा था। राइल्स ने कहा, तुम अपना हिसाब फाइनल करके दे चुके हो और यदि तुमने हिसाब में घपला नहीं किया है तो मुझे बताओ कि ये चक्कर क्या है। इस बीच कागजों से बड़ी ट्रे लिए बड़े बाबू तिवारी कमरे में आ गए थे और राइल्स की कुर्सी के पीछे खड़े थे। बुजुर्गियत और दयानतदारी से भरी उनकी आंखें मेरा हौसला बढ़ा रही थी। मैंने राइल्स को जो तफसील पेश की वो नीचे है। जब मेरे काम का आखिरी दौर चल रहा था तो एक रात मेरे पास हमारे 15 गाड़ीवान आए। ये लोग अपनी बैलगाड़ियों में जंगल से ईंधन ढोकर रेलवे लाइन तक पहुंचाया करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें गांव से संदेशा आया है और उन्हें तुरंत ही फसल कटाई के लिए गांव लौटना है। जो ईंधन उन्होंने ढोया था वो रेलवे लाइन के किनारे लंबे चौड़े इलाके में बिखरा पड़ा था और उनकी ढेरियां बनाकर नाप जोक करने में कई दिन लगते।
इसलिए वो चाहते थे कि मैं उनका मिलने वाले पैसे का मोटा मोटा हिसाब करके उन्हें जाने की इजाज़त दे दूं। उन्होंने बताया कि उनका उसी रात रवानगी बेहद ज़रूरी है। रात अंधेरी थी और मेरे लिए नामुमकिन ही था कि मैं घन फुट के हिसाब से उनके ढोए ईंधन को माप पाता। इसलिए मैंने कहा, जो हिसाब वो ठीक समझते हैं मैं उसे मंजूर कर लूंगा। वो 2 घंटे बाद लौटे और अपना भुगतान पाने के कुछ ही मिनट के भीतर वहां से रवाना हो गए। रात में दूर से उनकी गाड़ियों की चर्चू मुझे सुनाई देती रही। वो लोग अपना कोई पता बताकर नहीं गए थे और कई हफ्ते बाद जब उनके ढोए ईंधन की ढेरियां बनाकर नापजोख हुई तो पता चला उन्होंने अपने काम को कम करके आका था। अब उनके 200 रुपए मेरे पास थे। मेरी बात सुनने के बाद राइल्स ने कहा कि रेलवे के एजेंट जनरल मैनेजर इज्जत कल समस्तीपुर आने वाले हैं। मेरे मामले को वही निपटाएंगे। हिंदुस्तान की 3 सबसे सफल रेलवे कंपनियों के जनरल मैनेजर इज्जत अगली सुबह आ पहुंचे और मुझे दोपहर में राइल्स के दफ्तर में तलब किया गया। जब मैं राइल्स के दफ्तर में पहुंचा तो इज्जत वहां अकेले बैठे थे। छोटे से कद के और चुस्त दुरुस्त कपड़े पहनने वाले इज्जत की आंखों में पैनापन था। अपना काम मियाद के 6 महीने पहले ही पूरा कर लेने के लिए इज्जत ने मुझे बधाई दी और कहा कि राइल्स उन्हें मेरा हिसाब दिखा चुके हैं और सब तफसील बता चुके हैं। इज्जत ने आगे कहा कि मुझे ये बताओ कि तुमने चुपचाप वो 200 रुपए खुद ही क्यों नहीं हड़प लिए। जाहिर है इस सवाल का जो मैंने जवाब दिया इससे उन्हें तसल्ली हो गई, क्योंकि उस शाम स्टेशन पर इंतजार करते हुए मैं पशुपेश के दौर से गुजर रहा था। तभी मुझे 2 चिट्ठियां मिली। पहली चिट्ठी तिवारी जी की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने मुझे रेलवे के विधवा और अनाथ फंड में 200 रुपए के चंदे के लिए फंड का सेक्रेटरी होने के नाते शुक्रिया अदा किया था। दूसरी चिट्ठी इज्जत की थी। इस चिट्ठी में लिखा था कि रेलवे ने मेरी नौकरी जारी रखने का फैसला किया है और मुझे राइल्स के दफ्तर में ड्यूटी पर हाजिर होना है। अगले 1 साल तक सैकड़ों मील लंबी रेल की पटरियों पर मैंने बहुत मजेदार ढंग की नौकरी की। मुझे तरह तरह के काम सौंपे गए। इंजन के पायदान पर लटके लटके ये पता करना कि इंजन चलने में कितना कोयला खर्च हो रहा है। खास तौर पर यह बात मुझे पसंद थी क्योंकि बीच बीच में मुझे इंजन चलाने का मौका भी मिलता था। कई बार मैंने मालगाड़ी के गार्ड की ड्यूटी भी की। उन दिनों रेलवे में लोगों की कमी थी और कई बार इस वजह से मुझे 48 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ी। कई बार मैंने असिस्टेंट स्टोर कीपर के तौर पर काम किया और कई बार असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के तौर पर। फिर एक दिन मुझे मोकामा घाट पहुंचकर फेरी सुपरिटेंडेंट स्टोरर साहब से मिलने का हुक्म मिला। बंगाल और उत्तरी पश्चिमी रेलवे की लाइनें गंगा की घाटी में कभी एकदम गंगा के किनारे पर तो कभी दूर तक बिछी हुई है। कई जगह मेन रेलवे लाइन से ब्रांच लाइन निकलती है और बिल्कुल गंगा के किनारे तक पहुंचती है। फेरी के जरिए गंगा के दाएं किनारे चल रही मेन लाइन से जुड़ती है। गंगा के दाएं तट पर बसा मोकामा घाट इस तरह का सबसे बड़ा जंक्शन है। समस्तीपुर से मैं बहुत सवेरे रवाना हुआ और एक ब्रांच लाइन के सिरे पर मौजूद समरिया घाट आ पहुंचा। यहां से मैं SS गोरखपुर नाम की फेरी में सवार हुआ। स्टोरर को मेरे आने की खबर तो की गई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि मैं क्यों आ रहा हूँ, जैसे कि मुझे भी नहीं बताया गया था कि मुझे मोकामा घाट क्यों भेजा जा रहा है। हमने कुछ वक्त स्टोरर के घर पर बिताया, कुछ वक्त लंबे चौड़े रेलवे के शेड्स में घूमते हुए। शेड्स में घूमते वक्त हमें लगा कि यहाँ बहुत से सामान की आवाजाही रुकी हुई है। 2 दिन बाद मुझे रेलवे के हेडक्वार्टर गोरखपुर तलब किया गया और बताया गया कि मुझे मोकामा घाट में ट्रांसशिपमेंट इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि मेरी तनख्वाह 100 रुपये महीने से बढ़ाकर 150 रुपये महीने की जा रही है और मुझे अगले हफ्ते से माल की लदाई उतराई का ठेका संभाल लेना है। मैं वापस मोकामा घाट आ पहुंचा। मेरे पहुंचते तक रात हो चुकी थी और मुझे अपने नए काम के बारे में पता नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि बगैर ये जाने कि मजदूरों का इंतजाम मैं कैसे करूंगा और सबसे बढ़कर कुल 150 रुपये की रकम मेरे पिछले 1.5 बरस की कुल जमा पूंजी थी से मैं ठेके का काम कैसे शुरू करूंगा। स्टोरर खाने के लिए बैठने वाले थे। उन्हें मेरा इंतजार नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे खाना खिलाया। खाने के बाद हम लोग बरामदे में कुर्सियां डालकर बैठ गए। नदी के पानी को छूकर आती हवा में हल्की ठंडक थी और हम लोग देर रात तक बैठे मेरी नई जिम्मेदारी के बारे में बात करते रहे। स्टोरर की उम्र मुझसे दुगनी थी और वो कई बरस से मोकामा घाट में थे। स्टोरर बंगाल और उत्तरी पश्चिमी रेलवे मीटर गेज के फेरी सुपरिटेंडेंट थे और इस नाते मुसाफिरों और मीटर गेज के डिब्बों को ढोने वाले बजरों और स्टीमरों का पूरा बेड़ा उनके जिम्मे था। मुझे स्टोरर से मालूम चला कि बंगाल और उत्तरी पश्चिमी रेलवे पर ढुलने वाला लंबी दूरी का 80% सामान मोकामा घाट से होकर गुजरता था और उन्होंने ये भी बताया कि हर साल मार्च से सितंबर के बीच मोकामा घाट पर माल की आवाजाही में भारी रुकावट पैदा होती थी, जिसकी वजह से रेलवे को बड़ा नुकसान होता था।
मोकामा घाट में माल की लदाई उतराई की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि एक तरफ ब्रॉड गेज लाइन थी और दूसरी तरफ थी मीटर गेज। अभी तक माल की लदाई उतराई का काम एक लेबर कंपनी करती थी, जिसके पास बंगाल और उत्तर पश्चिमी रेलवे की पूरी ब्रॉड गेज लाइन पर इसी किस्म के काम का ठेका था। स्टोरर का सोचना था कि आवाजाही में रुकावट पैदा होने की दो वजह थी। एक तो लेबर कंपनी मीटर गेज रेलवे के हितों का ध्यान नहीं रखती, और दूसरे गंगा की उपजाऊ घाटी में फसल कटाई के वक्त मजदूरों की कमी मौसमी तौर पर हो जाया करती थी। सारी बातें बताने के बाद स्टोरर ने मुझसे पूछा, इस इलाके में तुम एकदम अजनबी हो, तुम्हारे पास कोई पूंजी भी नहीं। बड़ी मेहनत से बचाई मेरी 150 रुपए की पूंजी पर स्टोरर ने ध्यान नहीं दिया था। तुम वो काम कैसे कर पाओगे जो इतनी बड़ी लेबर कंपनी अपने तमाम वसीलों और अमले के बाद भी करने में नाकामयाब रही। स्टोरर ने यह भी बताया कि मोकामा घाट के तमाम शेड छत तक माल से ठुसे हुए हैं। यार्ड में 400 डब्बे उतराई के लिए खड़े हैं और उस पर 1000 डब्बे लदाई के इंतजार में। स्टोरर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मेरी ईमानदारी भरी सलाह तुम्हें यही है कि तुम सवेरे का पहला स्टीमर पकड़कर समरिया घाट पहुंचो और वहां से सीधे गोरखपुर रवाना हो जाओ। वहां जाकर रेलवे वालों को साफ साफ बता दो कि माल की लदाई उतराई के ठेके से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। अगली सुबह मैं जल्दी तैयार तो हो गया, लेकिन मैंने समरिया घाट के लिए स्टीमर नहीं पकड़ा, बल्कि मैं शेड्स और यार्ड का दौरा करने निकल पड़ा। एक बात साफ थी कि स्टोरर ने अपनी तस्वीर में जरूरत से ज़्यादा रंग नहीं भरे थे, और सच्चाई तो ये थी कि हालात उससे कहीं ज़्यादा खराब थे जितना कि स्टोरर ने मुझे बताया था। स्टोरर के बताए मीटर गेज के 400 डिब्बों के अलावा ब्रॉड गेज के 400 डिब्बे भी उतराई के इंतजार में इस तरफ खड़े थे। मेरा मोटा अंदाजा ये बना कि मोकामा घाट में पड़ा सामान किसी हाल में 15,000 टन से कम नहीं था, और ये काम मुझे ही करना था। मैं अभी पूरे 21 बरस का भी नहीं था। गर्मी का वो मौसम शुरू हो रहा था जब हम थोड़े से पागल हो जाते हैं। राम सरन से मुलाकात होते वक्त तक मैं अपना मन बना चुका था कि ये मैं काम करूंगा ज़रूर, नतीजा चाहे जो भी हो। राम सरन पिछले 2 बरस से मोकामा घाट में स्टेशन मास्टर के तौर पर तैनात थे। उनकी उम्र मुझसे 20 बरस ज़्यादा थी। खूब घनी काली दाढ़ी वाले राम सरन 5 बच्चों के पिता थे। उन्हें टेलीग्राम के जरिए मेरे आने की खबर तो की गई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं लदाई उतराई का ठेका संभालने आ रहा हूँ। जब मैंने उन्हें ये बताया तो उनके पूरे चेहरे पर रौनक छा गई और उन्होंने कहा, वेरी गुड सर, वेरी गुड, हम लोग कर लेंगे। उस पल राम सरन के मुंह से हम सुनकर मेरे दिल के भीतर इस आदमी के लिए जो जज्बा पैदा हुआ, वो अगले 35 बरस तक, जब तक राम सरन जिंदा रहे, तब तक मेरे दिल में कायम रहा। उस सुबह नाश्ते की टेबल पर स्टोरर को मैंने बताया कि मैंने लदाई उतराई का ठेका संभालने का फैसला किया है, तो उसने सिर्फ यही कहा कि मूर्खों को अच्छी सलाह कभी समझ में नहीं आती। लेकिन साथ ही स्टोरर ने मुझसे कहा कि मेरी मदद के लिए जो भी बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। ये वादा स्टोरर ने आखिर तक ईमानदारी से निभाया। आने वाले महीनों में स्टोरर की फेरी लगातार दिन रात चलती रही और मुझे वैगनों की कभी कमी नहीं हुई। गोरखपुर से मोकामा घाट के सफ़र में 2 दिन खर्च हो चुके थे और अब मेरे पास 5 दिन का ही वक्त था, जिसमें मुझे ये सीखना था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और लदाई उतराई का ठेका लेने के लिए कौन कौन से इंतजाम मुझे करने हैं। पहले 2 दिन तो मैंने अपने अमले को समझने में खर्च किए। मेरे अमले में राम सरन के अलावा एक शानदार शख्सियत वाले असिस्टेंट स्टेशन मास्टर चैटर्जी भी थे, जिनकी उम्र मेरे दादा के बराबर थी। अमले में 65 बाबू और कुल मिलाकर 100 शंटिंग करने वाले पॉइंट्समैन और चौकीदार भी थे। नदी के उस पार समरिया घाट में तैनात 100 क्लर्क और दूसरे छुटपुट काम करने वाले लोग भी मेरे मातहत थे। इन 2 अमलों से काम लेना और आवाजाही वाले माल की सुपुर्दगी ही अपने आप में दिल दहलाने वाले काम थे। लेकिन इन 2 कामों के अलावा मुझे इतने मजदूर भी जुटाने थे जो मोकामा घाट से गुजरने वाले 5 लाख टन माल की आवाजाही को बगैर रुकावट के संभाल सके। बड़ी लेबर कंपनी के मजदूर काम के हिसाब से भुगतान पाते थे। अब मोकामा घाट पर पूरा काम रुका हुआ था। जगह जगह सैकड़ों मजदूर यहाँ वहाँ फालतू बैठे दिखाई देते थे। इन लोगों ने सुन रखा था कि मीटर गेज पर माल की लदाई उतराई का ठेका
मेरे जिम्मे आ गया है। इसलिए इनमें से बहुत से लोगों ने मेरे लिए काम करने की पेशकश की। मेरे लिए कोई ऐसा बंधन नहीं था जिसकी वजह से मैं इन लोगों को अपनी नौकरी में ना रखूं, लेकिन मैंने सोचा कि इन लोगों की भर्ती ना करने में ही अक्लमंदी है। बहरहाल इन्हीं मजदूरों के रिश्तेदारों को भर्ती ना करने की कोई वजह मुझे समझ में नहीं आई। लिहाजा पहले 3 दिनों में मैंने 12 आदमियों को चुना और उन्हें मुखिया बना दिया। इनमें से 11 मुखिया लोगों ने 10-10 आदमी लाने की जिम्मेदारी शुरुआती तौर पर ली और 12वें ने कोयला लदाई उतराई के लिए 60 आदमी और औरतों का मिला जुला गैंग बनाने की जिम्मेदारी ली। लदाई उतराई के लिए आने वाला सामान कई तरह का होता था और मेरे लिए इसका मतलब था अलग अलग जातों के लोगों की भर्ती करना, जो अलग अलग तरह का सामान उतरवा और लदवा सके। मेरे 12 मुखिया लोगों में से 8 हिंदू, 2 मुसलमान और 2 दलित थे। चूंकि 12 मुखिया लोगों में से एक ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, इसलिए मैंने हिसाब किताब के लिए 2 बाबू और भर्ती कर लिए, एक हिंदू और एक मुसलमान। जब लेबर कंपनी बड़ी लाइन और मीटर गेज दोनों जगह का काम देख रही थी, उन दिनों सामान सीधे एक वैगन से दूसरी वैगन में लादा जाता था। अब दोनों तरह की लाइनों पर पहले वैगन से माल उतारकर खुले गोदाम में रखा जाता था, फिर गोदाम से वैगन में। भारी मशीनरी और कोयले को छोड़कर बाकी सब सामान वैगन से उतारकर खुले गोदाम में रखने और गोदाम से उठाकर वैगन में लादने के लिए 1000 मन पर, एक मन में करीब 37 किलो होते हैं, रेलवे मुझे ₹1.7 आने का भुगतान करती थी। भारी मशीनरी और कोयला एक तरफा ही चलते थे। इनकी लदाई उतराई सीधे वैगन से वैगन पर ही होती थी, इसलिए इन दोनों के लिए दोनों जगह का काम किसी एक ठेकेदार के जिम्मे होना जरूरी था। ये काम मुझे सौंप दिया गया। मुझे इस काम में हर 1000 मन माल उतारने के लिए ₹1.4 आने और इतने ही पैसे माल चढ़ाने के लिए मिलने थे। एक मन में 80 पाउंड होते हैं और इसी हिसाब से 1000 मन का मतलब होता है 35 टन। आज ढुलाई के इन दामों पर यकीन नहीं आता, लेकिन आप उस जमाने के रेलवे रिकॉर्ड देखेंगे तो पाएंगे कि मैं ठीक बता रहा हूँ। आखिरी शाम को मैंने हाजिरी ली। 11 मुखिया अपने 10-10 लोगों के साथ और एक मुखिया 60 लोगों के मिले जुले गैंग के साथ मौजूद थे। मेरे भर्ती किए दोनों बाबू भी मौजूद थे। यही मेरा कुल अमला था। अगली सुबह पौ फटते ही मैंने गोरखपुर तार भेजा कि आज से ट्रांसशिपमेंट इंस्पेक्टर और लदाई उतराई ठेकेदार के तौर पर मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। उस पार बड़ी लाइन पर राम सरन का जोड़ीदार टॉम कैली था। टॉम आयरलैंड का रहने वाला था और यहाँ कई बरस से स्टेशन मास्टर था। हालांकि मेरी कामयाबी के बारे में टॉम को शक ही था, लेकिन फिर भी उसने मेरी हर मुमकिन मदद करने का वादा किया था। अब हमारे लिए ज़रूरी था कि हम ताबड़तोड़ तरीके से इस पार या उस पार कुछ करें, क्योंकि दोनों तरफ 400-400 वैगन उतराई के लिए खड़े थे और सारे गोदाम छत तक ठसाठस भरे हुए थे। जब तक हम गोदामों में जगह नहीं बनाते तब तक सामान की आवाजाही शुरू नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। 1000 टन गेहूं गोदामों से उठवाकर मैंने बाहर खुले में रखवा दिया, ताकि टॉम कैली खाली हुई जगह में नमक और शक्कर उतरवा सके। गनीमत थी कि इस दौरान पानी नहीं बरसा, नहीं तो बाहर पड़ा सारा गेहूं खराब हो जाता। 10 दिन के कमर तोड़ काम के बाद कैली और मैं अपने अपने हेड ऑफिसों को खबर भेज रहे थे कि अब वाया मोकामा घाट जाने वाले माल की बुकिंग शुरू की जा सकती है, जो कि पिछले 15 दिनों से एकदम बंद थी। मैंने जब ठेका लिया था तब गर्मियों की शुरुआत हो रही थी। इस मौसम में माल की आवाजाही सबसे ज़्यादा होती है। बुकिंग खुलते ही दोनों तरफ से मानो माल का सैलाब आ गया। मुझे जिस दाम पर ठेका दिया गया था उतना कम पैसा पूरे हिंदुस्तान में किसी ठेकेदार को नहीं मिलता था। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं अपने मजदूरों की तादाद कम से कम रखूं और उनसे इतना काम लूं कि इस तरह के किसी दूसरे काम में मिलने वाली मजदूरी के बराबर या उससे कुछ ज़्यादा उन्हें आमदनी हो सके। मोकामा घाट में काम करने वाले सभी मजदूर काम के हिसाब से मजदूरी पाते थे। जब काम का पहला हफ्ता पूरा हुआ तो मेरे लोग खुशी से नाच उठे। उन्होंने लेबर कंपनी के मजदूरों के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा पैसा कमाया था। कम से कम कागज़ पर तो ऐसा ही था। मुझे काम सौंपते वक्त रेलवे ने हफ्ते के हफ्ते भुगतान का वादा किया था, जिसके भरोसे मैंने भी अपने लोगों को हफ्तावार मजदूरी देने का वादा किया था। मुझसे वादा करते वक्त रेलवे कंपनी भूल गई थी कि एक ठेकेदार का काम दूसरे को सौंपने पर ऑडिट वाले कितनी दिक्कत करेंगे और इन दिक्कतों को दूर करने में कितना समय लगेगा। रेलवे कंपनी के लिए ये मामूली सी बात थी, पर मेरे लिए इसके मायने बहुत अलग थे। मोकामा घाट आते वक्त मेरी कुल पूंजी पिछली तनख्वाह से बचाई हुई 150 रुपए की रकम थी। पूरी दुनिया में मेरी निगाह में ऐसा कोई नहीं था
जिससे मैं पैसे की मदद मांग सकता, और जब तक रेलवे पैसा नहीं देती तब तक मैं अपने आदमियों की मजदूरी चुकता नहीं कर सकता था। मैंने इस कहानी का नाम वफादारी इसलिए रखा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कभी किसी को ऐसी वफादारी देखने को मिली होगी जो मेरे लोगों ने मेरे साथ दिखाई। वफादारी का जज्बा सिर्फ मेरे काम के लोगों ने नहीं, बल्कि रेलवे के मुलाजिमों ने भी दिखाया। मुझे यह भी नहीं लगता कि लोगों ने कभी इतनी कड़ी मेहनत से इतना ज्यादा काम किया होगा, चाहे इतवार हो या हफ्ते के बाकी दिन। हर सुबह 4 बजे कमर तोड़ काम शुरू होता था और रात 8 बजे तक बगैर रुकावट के जारी रहता था। माल की लदाई उतराई का हिसाब रखने वाले बाबू लोग भी अपने लिए अलग अलग वक्त तय करके खाना खाते थे ताकि काम में रुकावट ना हो। मेरे लोग भी अपनी बीवियों, माओ या बेटियों के हाथ से लाया खाना वहीं गोदाम की छांव में बैठ के खाते थे। उन दिनों ना तो ट्रेड यूनियनें थी, ना ही कोई गुलाम थे, और ना ही गुलामों से काम लेने वाले बेदर्द लोग। हर आदमी या औरत को पूरी आज़ादी थी कि उसे कम या ज़्यादा कितना काम करना है। हर कोई हंसते गाते खुशी खुशी अपना काम करता था। किसी को अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतर खाना और बेहतर कपड़े खरीदने होते थे, किसी को खेती के लिए नया बैल लाना होता था, या बूढ़े हो चुके बैल को बदलना होता था, या किसी को पुराना कर्ज चुकता करना होता था। कहने का मतलब यह है कि जिन बातों से लोगों में काम का हौसला बढ़ता है वो सब मेरे लोगों पर भी लागू होती थी। जब मेरे आदमी रात को काम समेटकर घर चले जाते थे तब भी मेरा और राम सरन का दिन खत्म नहीं होता था, क्योंकि हमें चिट्ठी पत्री देखनी होती थी और अगले दिन की तैयारियां करनी होती थी। पहले 3 महीनों के दौरान ना तो राम सरन और ना ही मैं बिस्तर में 4 घंटे से ज़्यादा गुजार पाए। मैं अभी 21 बरस का भी पूरा नहीं हुआ था और फौलाद जैसा कड़ियल था, लेकिन राम सरन मुझसे 20 बरस बड़े थे, थोड़े नाजुक भी। पहले 3 महीने जब पूरे हुए तो राम सरन का वजन 6.25 किलो कम हो चुका था, लेकिन उनकी खुश मिजाजी रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। पैसे का ना होना अब मेरी सबसे बड़ी फिक्र थी। 24 घंटे सिर्फ यही फिक्र बनी रहती थी। हफ्ता दर हफ्ता बीतता जा रहा था और पैसे का ख्याल किसी डरावने सपने की तरह मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। पहले तो मुखिया लोग, फिर मजदूर एक एक करके अपने सस्ते और छोटे छोटे गहने रेहन रख के उधार लेते रहे। फिर उनकी उधार लेने की हद भी जल्दी ही पार हो गई। ऐसे में जले पर नमक छिड़कने का काम किया लेबर कंपनी के पुराने मजदूरों ने। वे लोग वैसे ही जले भुने बैठे थे क्योंकि मेरे लोग उनसे ज़्यादा मेहनताना पाते थे। अब मेरे लोगों को लेबर कंपनी वालों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। कई बार मारपीट होते होते बची। जो कोई भी मेरे लोगों से ये भर कह देता कि मैंने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर भर्ती कर लिया है और अपनी मेहनत की कमाई का 1 पैसा भी देखना उन्हें नसीब नहीं होगा, उसका खून पीने को वो लोग आमादा हो जाते थे। उस बरस मानसून भी देरी से आया। आसमान में दहकते आग के लाल गोले किसी भट्टी से निकलती जैसी गर्म हवाओं की वजह से जिंदगी बोझ सरीखी मालूम हो रही थी। एक शाम की बात है, मुझे समरिया घाट से तार मिला कि एक इंजन पटरी से उतर गया है। मेरा दिन बहुत खराब बीता था और मैं वैसे ही थक कर चूर हो चुका था। मैं नाव में बैठकर समरिया घाट पहुंचा तो पाया कि इंजन उस रेल लाइन से उतरा था जिसके जरिए वैगन बजरे पर लादे जाते थे। अगले 3 घंटों के दौरान हमने हाथ से चलने वाले जैक की मदद से 2 बार इंजन को वापस पटरी पर चढ़ाया, लेकिन इंजन ने फिर पटरी छोड़ दी। आखिरकार जब हवा एकदम थम गई और पाउडर सरीखी बारीक रेत लकड़ी के स्लीपरों के नीचे भरने में हम कामयाब हो पाए, तभी तीसरी बार इंजन को वापस पटरी पर लाने में हमें कामयाबी मिली और बजरे तक वैगन पहुंचाने का रास्ता दोबारा इस्तेमाल होने की हालत में आ सका। मैं थक कर एकदम टूट चुका था। लू और रेत की वजह से मेरी आंखें सूजी हुई थी और उनमें जलन हो रही थी। घर पहुंचकर मैं खाने की मेज पर बैठा। मैं दिन के पहले निवाले का इंतजार कर रहा था कि मेरे 12 मुखिया कमरे में आ खड़े हुए। जब उन्होंने मेरे नौकर को मेरे सामने प्लेट लगाते देखा तो खास हिंदुस्तानी तहजीब दिखाते हुए कमरे से बाहर जा खड़े हुए। अपना खाना खाते हुए मैंने नीचे लिखी बातचीत सुनी। एक मुखिया, तुमने साहब के सामने जो प्लेट रखी उसमें क्या परोसा? मेरा नौकर, 1 चपाती और जरा सी दाल। दूसरा मुखिया, सिर्फ 1 चपाती और जरा सी दाल ही क्यों? मेरा नौकर, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ खरीदने लायक पैसा नहीं है। तीसरा मुखिया, इसके अलावा साहब और क्या खाते हैं? मेरा नौकर, और कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद मेहंदी से रंगी शानदार दाढ़ी वाले बुजुर्ग मुसलमान मुखिया की आवाज मुझे सुनाई दी। तुम लोग घर जाओ, मैं साहब से बात करने के लिए यहीं रुकता हूँ। मेरा खाना खत्म होने पर नौकर ने जब प्लेट हटा ली तो बुजुर्ग मुखिया मेरी इजाज़त लेकर भीतर आया और मेरे सामने खड़े होकर उसने कहा,
हम लोग आपको ये बताने आए थे कि हमारे पेट अरसे से खाली है और अब कल से हमारे लिए काम पर आना मुमकिन नहीं होगा। पर आज रात हमने खुद देख लिया कि आपकी हालत भी उतनी ही खराब है जितनी कि हमारी। अब हम आपके लिए तब तक काम करने को तैयार है जब तक हमारे पैरों में खड़े रहने लायक भी दम है। अब आपकी इजाज़त हो तो साहब मैं चलता हूँ और अल्लाह के नाम पर आपसे दरखास्त करता हूँ कि हमारी मदद के लिए कुछ करिए। पिछले कई हफ्तों से मैं गोरखपुर में अपने हेड ऑफिस को पैसे भेजने के लिए कह रहा था और मुझे सिर्फ यही जवाब मिल रहा था कि मेरे बिलों का जल्दी भुगतान करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उस रात दाढ़ी वाले बुजुर्गवार के जाने के बाद सड़क पार करके मैं तार ऑफिस पहुंचा। तार बाबू दिन भर के काम की मेरी डेली रिपोर्ट भेजने में लगा हुआ था। उसकी टेबल से तार का फॉर्म उठाते हुए मैंने उसे कहा, एक अर्जेंट संदेश गोरखपुर भेजना है, तुरंत लाइन खाली कर दो। आधी रात के थोड़ी देर बाद जो मैंने संदेश तार से भेजा था वो ये था, यदि सवेरे की ट्रेन से 12,000 रुपये रवाना किए जाने का भरोसा मुझे नहीं दिलाया गया तो आज दोपहर से मोकामा घाट में काम बंद हो जाएगा। तार बाबू ने संदेश एक बार दोहराया, मेरी तरफ देखकर बोला, आपकी इजाजत हो तो मैं अपने भाई से बात करता हूँ, इस वक्त वहाँ ड्यूटी पर होगा। मैं उसे कहता हूँ कि वो सवेरे दफ्तर खुलने का इंतजार ना करे बल्कि अभी तुरंत अपने हाथों ये तार देकर आए। 10 घंटे बाद सवेरे मेरा अल्टीमेटम खत्म होने में अभी 2 घंटे बाकी थे और मैंने भूरे रंग का लिफाफा पकड़े एक हरकारे को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। तेजी से दौड़ता वो लड़का जहां से भी निकलता लोग अपना काम बंद करके उसको देखने लगते। पूरे मोकामा घाट में सबको मालूम था कि मैंने आधी रात को भेजे अपने तार में क्या लिखा था। जब मैं तार पढ़ चुका तो तार लाने वाले व्यक्ति ने पूछा, संदेशा अच्छा तो है ना? ये लड़का मेरे चपरासी का बेटा था। जब मैंने उसे बताया कि हाँ संदेशा अच्छा है तो वो एकदम कमान से छूटे तीर की तरह भाग निकला और गोदाम तक रास्ते भर खुशी से चिल्लाता गया। पैसा तो अगली सुबह ही आ पाया, लेकिन पल पल करके महीनों से इंतजार कर रहे लोगों के लिए कुछ घंटे क्या मायने रखते थे। अगली सुबह कुछ आदमी बांस पर जंजीरों से लटकी तिजोरी कंधों पर लादे मेरे दफ्तर में आए। तिजोरी की हिफाजत में 2 पुलिस वाले भी साथ में थे। इनके आगे आगे बड़ा ही खुश मिजाज तनख्वाह बाबू चला रहा था। ये हिंदू तनख्वाह बाबू जितना लंबा था उतना ही मोटा भी। उसकी भारी भरकम शख्सियत से पसीने और हंसी के फव्वारे हमेशा बराबरी से फूटते रहते थे। उसका चश्मा हमेशा कपड़े के लाल पट्टे से उसके माथे पर बंधा रहता था। मेरे दफ्तर के फर्श पर बैठकर अपने गले से बंधी डोरी टटोल कर निकाली, फिर भीतर कहीं बहुत गहरे से तिजोरी की चाबी खींच के निकाली। उसने तिजोरी खोली और एक एक करके 12 थैलियां बाहर रखीं। हर थैली में चांदी के ताजे ढले 1000 कलदार थे। फिर उसने एक रसीदी टिकट निकाला, चाट कर अपने थूक से उसे गीला किया और मेरे दस्तखत की हुई रसीद पर चिपका दिया। उसकी कमीज की जेब इतनी बड़ी थी कि उसमें 2 खरगोश आसानी से समा सकते थे। इस जेब में उसने बड़े गहरे कहीं हाथ डाला और एक लिफाफा बरामद किया। इस लिफाफे में 450 रुपए के कड़कड़ाते नोट थे, पिछले 3 महीने की मेरी तनख्वाह। उस दिन हर मुखिया के हाथ में 1000 रुपए की थैली सौंपने में जो खुशी मुझे महसूस हुई, मुझे लगता नहीं कि कभी भी किसी को इतनी खुशी पैसे देने में नसीब हुई होगी। मुझे ये भी नहीं लगता कि पैसा लेने में भी कभी किसी को इतनी खुशी मिली हुई होगी जितनी उस दिन मेरे लोगों को मिली। जो तनाव सबके लिए सहन करने की हद से बाहर जा रहा था वो मोटे तनख्वाह बाबू के आने से एकदम खत्म हो गया था। ये जश्न मनाने का मौका था, लिहाजा मैंने दिन के बाकी हिस्से की छुट्टी कर दी। ये वो छुट्टी थी जो पिछले 95 दिनों से मेरे लोगों को पहली बार हासिल हुई थी। मुझे पता नहीं कि बाकी लोगों ने अपनी छुट्टी कैसे बिताई, लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी शर्म नहीं है, मैंने अपनी छुट्टी बिताई घोड़े बेचकर सोने में। 21 बरस तक मेरे आदमी और मैं मोकामा घाट में लड़ाई उतराई गए काम करते रहे। इस पूरे अरसे में फ्रांस और वजीरिस्तान की जंग 1914 से 18 की वजह से 4 बरस की मेरी गैरहाजिरी के दौरान भी माल की आवाजाही आराम से चलती रही। जब हमने ठेका लिया था उन दिनों 4 से 5 लाख टन माल मोकामा घाट से हमारे हाथों से गुजरता था और जब मैंने ये ठेका राम सरन को सौंपा तब माल की सालाना आवाजाही 10 लाख टन हो चुकी थी। जो लोग काम धंधे या फिर घूमने फिरने हिंदुस्तान आते हैं उनकी मुलाकात कभी असली हिंदुस्तानी से नहीं होती, उस हिंदुस्तानी से जिसकी वफादारी और भक्ति की वजह से ही मुट्ठी भर अंग्रेजों के लिए करीब 200 साल तक इतने बड़े उपमहाद्वीप में रहने वाले करोड़ों लोगों पर राज करना मुमकिन हो सका था। मैं एक काम बेबाक इतिहासकारों पर छोड़ता हूँ कि वे इतिहास में दर्ज करें कि ब्रिटिश राज उन लोगों के लिए भला साबित हुआ या नहीं जिन लोगों से मैंने अभी आपको मिलवाया है, यानी अपने हिंदुस्तान के गरीबों से। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म हुई है कहानी। हमारी अगली कहानी
बुद्धू में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।